नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सोल्व कर रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बेस्ड एमसीक्यूज और हमने सेशन फर्स्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एम्स नॉट सेट स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे वो सेशन आपको मिल जाएगा। आज का हमारा सेशन है सेकेंड, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए वो आज हम कम्प्लीटली सोल्व कर लेंगे। जो भी रिसेंटली नॉट सेट प्री हुआ था उसमें से जो 4 क्वेश्चंस है जो एज इट इज पूछे गए थे वो आपको आज के इस सेशन के अंदर मिल जाएंगे और इस सेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपकी नोट सेट मेन के अंदर हेल्प करेंगे, यानी कि मेन में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इस सेशन को कंप्लीट अच्छे से अटेंड करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ही है और पिछली नोट सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग शुड ए सक्शन प्रोसीजर लास्ट। यहाँ पे सवाल में ये पूछा गया है कि जो सक्शन हम करते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड। तो आप सभी को पता है जो सक्शन का ड्यूरेशन होता है वो 10 से 15 सेकेंड का होता है। कितना होता है? 10 से 15 सेकेंड का। अब यहाँ पे आपको पूछना चाह रहा है कि लास्ट मतलब कितने, मतलब मैक्सिमम समय कितने समय तक अपन सक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड। वैसे नॉर्मली 10 से 15 सेकेंड, मिनिमम जो है 10 सेकेंड तक करते हैं और मैक्सिमम जो है 15 सेकेंड तक हम कर सकते हैं। 15 सेकंड से बाद बिल्कुल भी सक्शन नहीं करना है। तो 15 सेकंड जो है वो आपका क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन है सक्शन करने का। चलिए रेशनल के अंदर और देख लेते हैं। Suction should last for the maximum of 15 seconds to minimize risk of complications such as hypoxemia or a vasovagal response। तो देखिए 15 सेकंड जो है ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है सक्शन का। अगर इससे ज़्यादा समय तक आप अगर सक्शन करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है या फिर वेजोवैगल रेस्पॉन्स जो है ये भी डिसमिस हो सकता है या फिर डैमेज जो है रेस्पॉन्स मिलना क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे इस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोक्सीमिया पेशेंट में डेवलप ना हो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, लास्ट जो है 15 सेकंड तक मैक्सिमम जो है ड्यूरेशन है, इस समय तक अपन सक्शन कर सकते हैं, इससे बाद सक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मिनिमम जो है 10 से 15 सेकंड तक अपन जो है सक्शन करते हैं, मैक्सिमम आपका 15 सेकंड हो जाएगा, मिनिमम जो है 10 सेकंड तक आप कर ही सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ड्यूरेशन है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे इधर दिख रहा होगा आपको नोट सेट 6.0, देखेंगे वो क्वेश्चन अभी आगे आएगा। फिलहाल पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो आपको एम्स नोट सेट में एज इट इज पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हेन ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसीजर शुड सक्शन बी अप्लाइड। यानी जब आप सक्शन कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप कौन सा प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करना चाहेंगे या फिर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये अभी नोट सेट में रिसेंटली सवाल पूछा गया है 14/4/2024 को जो आपका एग्जाम हो उसमें। ऑप्शंस देखिए, पहला है ओनली व्हेन विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर, नेक्स्ट है ओनली व्हेन इंसर्टिंग द सक्शन कैथेटर, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आइदर ड्यूरिंग इंसर्शन एंड विड्रॉल डिपेंडिंग ऑन व्हेन द पेशेंट कफ, नेक्स्ट ओनली इफ द पेशेंट कफ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ओनली व्हेन विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर। देखिए क्या पूछा गया था कि व्हेन ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसीजर, सक्शन प्रोसीजर जब आप कर रहे हैं तो सक्शन जो है वो कब अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे आपको बताना है ओनली व्हेन विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर, जब आप सक्शन कैथेटर को विड्रॉ कर रहे हैं उस दौरान। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए जो है वो आपको सही जवाब करना था। तो जिन्होंने किया था वो सेलेक्ट हो चुके हैं फाइनल के लिए, यानी मेन के लिए, और जो इसको सेलेक्ट नहीं कर पाए सही जवाब को, वो सभी के सभी फिर से तैयारी में लग गए हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका रेशनल वो देख लीजिए, सक्शन मस्ट बी ओनली बी अप्लाइड व्हेन विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर टू अवॉइड डैमेजिंग द ट्रेकियल म्यूकोजा। मतलब ट्रेकियल म्यूकोजा को डैमेज होने से बचाने के लिए, ट्रेकियल म्यूकोसा को डैमेज होने से अवॉइड करने के लिए सक्शन जो है वो कब करते हैं अप्लाई, वो कब करना चाहिए, विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर, कैथेटर सक्शन जब विड्रॉ कर रहे हैं उस दौरान ये आपको काम करना है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शायद पहले के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एक दो बार, ये कोई सी भी एग्जाम में पूछा जाए लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या पूछा गया, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रेशर सेटिंग
फॉर द सक्शन यूनिट, जो सक्शन आप करते हैं या फिर सक्शन यूनिट का जो प्रेशर है वो कितना क्या रखना चाहिए वो आपको पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और ये पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 130 mmHg, नेक्स्ट 140 mmHg, नेक्स्ट 120 mmHg, नेक्स्ट 150 mmHg। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि एडल्ट वन है या फिर जो है इन्फेंट है, चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे देखिए जो रिकमेंडेड जो प्रेशर आपको पूछना चाह रहा है सक्शन यूनिट का, तो ये आपको पूछना चाह रहा है एडल्ट का। किसका पूछना चाह रहा है? एडल्ट का, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको दे रखे ना यहाँ पे, ये सारी मतलब अबव है, मतलब एडल्ट की जो सक्शन कैथेटर का जो प्रेशर होगा जब सक्शन यूनिट में आप यूज करेंगे सक्शन, तो उसका जो प्रेशर होगा ना वो होगा आपका 120 mmHg। बाकी जो तीन वैल्यू दे रखे हैं ना, ये तीनों की तीनों क्या है? अबव है। तो ये तो अपन काम में लेते ही नहीं है, इतना प्रेशर तो काम में लेते नहीं है। तो जो नॉर्मली सक्शन यूनिट में प्रेशर रखा जाता है सक्शन का, वो रखा जाता है 120 mmHg। तो यहाँ पे एडल्ट वन का ही दे रखा है। अभी यहाँ पे जो है ऑप्शंस में 80 mmHg दिया होता, 100 mmHg दिया होता, 120 mmHg दिया होता, तो फिर जो है क्वेश्चन की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही थोड़ी सी अलग हो जाती। तो यहाँ पे नॉर्मल एडल्ट वन का पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपको सही जवाब करना है। द रिकमेंडेड प्रेशर सेटिंग इज 120, दिस शुड बी सफिशिएंटली हाई टू क्लियर सिक्रेशंस व्हाइल अवॉइडिंग डैमेज टू ब्रोंकियल म्यूकोजा। ये जो प्रेशर होता है ये काफ़ी होता है, जिससे कि जो भी सिक्रेशंस हो रहे हैं उनको सफिशिएंटली जो है ये ब्रेक डाउन करके और सक्शन में जो है खींच लेता है। मतलब सक्शन मशीन से जो भी ब्रोंकियल सिक्रेशंस हो रहे हैं, ब्रोंकियल म्यूकोसा से, वो सारे के सारे सिक्रेशंस को ये खींच लेता है बाहर की तरफ। तो सक्शन से हम 120 जो है प्रेशर mmHg रख के और सक्शनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन जो भी रिसेंटली नॉर्सेट एम्स प्री में पूछा गया था। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग ए नेजोफेरेंजियल एयरवे। बहुत ही अच्छा सवाल हो सकता है ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए। नेजोफेरेंजियल एयरवे आप इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पेशेंट होगा जिसमें ये नेजोफेरेंजियल एयरवे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेम एज इट इज आपको सवाल पूछा गया अभी नॉर्सेट में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, द पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट एन ओरोफेरेंजियल एयरवे, नेक्स्ट द पेशेंट हैज ए फ्रैक्चर्ड बेस ऑफ स्कल, नेक्स्ट द पेशेंट हैज हाइपोक्सीमिया, नेक्स्ट है द पेशेंट हैज ए चेस्ट इन्फेक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा यहाँ पे सही जवाब, यानी पेशेंट हैज ए फ्रैक्चर्ड ऑफ बेस ऑफ स्कल। तो अगर जो स्कल है उसके बेस में अगर फ्रैक्चर हो रखा है तो उस पेशेंट के लिए क्या रहेगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, यानी नेजोफेरेंजियल एयरवे जो है इंसर्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए इस पेशेंट के लिए क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। चलिए रैशनल में और देखते हैं। ए नेजोफेरेंजियल एयरवे मस्ट नॉट बी यूज्ड इफ द पेशेंट हैज ए कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल। अगर सस्पेक्टेड है या फिर कंफर्म हो चुका है कि बेस ऑफ स्कल में पेशेंट के फ्रैक्चर हो रखा है, तो उस पेशेंट में नेजोफेरेंजियल एयरवे क्रिएट नहीं करना है, ना ही इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। चलिए बैक टू बैक फिर से हम नॉर्सेट में अभी जो रिसेंटली सवाल पूछा गया था वो आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग सक्शन। बिल्कुल सिंपल से आपको सवाल ये पूछना चाह रहा है कि जब आप सक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा एक पॉसिबल इंडिकेशन है। ठीक है, जब आप सक्शन करेंगे तो ऐसा कौन सी आप फाइंडिंग देखेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रॉपर्ली सक्शन पेशेंट के अंदर हो रहा है। चलिए पहला ऑप्शन है नॉर्मल एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन, नेक्स्ट है द पेशेंट हैज एन इफेक्टिव कफ, नेक्स्ट है रिड्यूस ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स, नेक्स्ट नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। जब आप किसी भी पेशेंट में सक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट में सक्शनिंग जो है वो प्रॉपर्ली हो रही है नहीं हो रही है। तो रिड्यूस ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब भी पेशेंट में आप सक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए रैशनल में और देख लेते हैं। A reduction in oxygen saturation level may indicate that the patient has secretions that are impairing oxygen uptake from the lungs and needs to be cleared। मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम हो रहा है
किसकी वजह से? सिक्रेशंस की वजह से। तो इन सिक्रेशंस को अपने को क्या करना है? बाहर निकालना है। सिक्रेशंस ज़्यादा होने की वजह से या फिर सिक्रेशंस बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन जो है उसका लेवल इम्पेयर हो रहा है। इम्पेयर्ड हो रहा है तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो भी क्या आपको देखने को मिलेगा? कम, यानी धीरे धीरे वो डिक्रीज होता रहेगा। जैसे ही आप सक्शन करेंगे तो जो जो भी सिक्रेशंस है उनको बाहर निकालेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का जो भी फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर्ली हो पाएगा, जिससे वापस से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो वापस से बिल्डअप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सक्शनिंग जब आप करेंगे तो इससे जब जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो अगर लेवल जो है बिलो हो रहा है, मतलब आप समझ जाना सक्शनिंग जो है प्रॉपर्ली हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्लूरल मेम्ब्रेन लाइंस द सरफेस ऑफ द लंग्स। देखिए बिल्कुल सिंपल से सवाल पूछा गया है कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स की कौन से सरफेस पे होती है, किस लाइन पे होती है। पहला ऑप्शन है पेराइटल, नेक्स्ट है एल्व्यूलर, नेक्स्ट है विसरल, नेक्स्ट है ब्रोंकियल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विसरल लेयर। जो विसरल लाइन है वहाँ पे आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल में देखते हैं। और द लंग्स आर एनवेलप्ड बाय ए प्लूरल सैक। जो लंग्स होते हैं वो एनवेलप्ड होते हैं किससे? प्लूरल सैक से। द एक्सटर्नल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द पेराइटल प्लूरा विद द विसरल प्लूरा लाइनिंग द सरफेस ऑफ द लंग्स। जो एक्सटर्नल वॉल होती है लंग्स की, या फिर लंग्स की जो सरफेस होती है एक्सटर्नल वॉल की, वो बनी होती है आपकी पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा लाइनिंग से। किसे? पेराइटल प्लूरा विद द विसरल प्लूरा लाइनिंग, ठीक है। आगे देखिए, द टू लेयर्स आर ब्रॉट टुगेदर आर द लंग्स एक्सपांड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब लंग्स एक्सपांड होते हैं तो ये दोनों लेयर्स जो है ये एक साथ काम करती है, रिड्यूसिंग द प्लूरल कैविटी टू ए वेरी थिन पोटेंशियल प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में जो प्लूरल कैविटी होती है वो वेरी थिन होती है, जो पोटेंशियल होती है प्लूरल स्पेस के लिए। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? विसरल लेयर, यानी विसरल जो है वो आपको सही जवाब करना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब्स पस फाउंड इन द प्लूरल कैविटी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि प्लूरल कैविटी के अंदर अगर पस फॉर्मेशन होती है, फिर पस फाइंड आउट होती है तो कौन से कंडीशन कहलाती है, फिर कौन से कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। पहला है हीमोथोरेक्स, नेक्स्ट प्लूरल इफ्यूजन, नेक्स्ट है एम्पाइमा, नेक्स्ट है न्यूमोथोरेक्स। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि पस अगर कलेक्शन हो जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर तो कौन सी कंडीशन कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है आपकी एम्पाइमा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल के अंदर देखते हैं। ओपन ड्रेनेज और सर्जिकल डिकोर्टिकेशन में बी इंडिकेटेड एज द पस may be too viscous to pass freely through the intercostal drainage। एम्फाइमा की कंडीशन डेवलप हुई है ओपन ड्रेनेज की वजह से या फिर सर्जिकल डिकोर्टिकेशन हुआ है, उसकी वजह से पस जो है वो कलेक्शन हो जाएगी, और पस कलेक्शन जब प्लूरल कैविटी में कलेक्ट होगी तो कंडीशन डेवलप होगी आपकी एम्पाइमा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत जरूर हो जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को या तो सही से पढ़ते नहीं, और सही से पढ़ लेते हैं तो ऑप्शंस को आप सही नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है राइट हैज 3 लोब एंड लेफ्ट हैज 2 लोब। राइट में 3 लोब होती है एंड लेफ्ट में 2 लोब होती है। नेक्स्ट है लेफ्ट लंग्स इज लार्जर एंड हेवियर देन द राइट। लेफ्ट लंग जो या तो लार्जर एंड हेवियर होगा किससे? राइट से। नेक्स्ट है एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लेफ्ट लंग इज स्ट्रेट। जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें एंटीरियर मार्जिन स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट है लेफ्ट डायफ्राम इज मच हायर देन द राइट। लेफ्ट डायफ्राम जो है वो हायर होगा किससे? राइट डायफ्राम से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये आपने पढ़ रखा है कि लंग्स में जो राइट लोब होती है, सॉरी जो राइट साइड का जो लंग्स होता है उसमें 3 लोब होती है, और जो लेफ्ट साइड का होता है उसमें 2 लोब होती है। ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो लंग्स में कितनी लोब होती है? टोटल 5 लोब होती है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कंबाइंडली आपको मिला के कि लंग्स में टोटल कितनी लॉब्स फाइंड आउट होती है। तो आपको क्या करना है? आंसर में 5, राइट में 3 और लेफ्ट में 2। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है लेकिन गलत हो जाता है जब आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए रेशनल में देख लीजिए।
बात वही है जो अपन ने पढ़ी है कि राइट लंग्स में जो है 3 लोब होती है एंड लेफ्ट में जो है 2 लोब होती है। लेफ्ट लंग्स जो है वो स्मॉलर होता है एंड लाइटर ड्यू टू डीप कार्डियक नॉच एंड ग्रेटर बल्ज ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियम। लंग्स जो है वो स्मॉलर होता है एंड लाइटर होता है ड्यू टू डीप कार्डियक नॉच। किसकी वजह से लाइटर एंड स्मॉलर होता है? डीप कार्डियक नॉच की वजह से। एंड ग्रेटर बल्ज, इसमें ग्रेटर बल्ज होता है ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियम, हार्ट एंड पेरिकार्डियम की वजह से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब एंड लेफ्ट के अंदर 2 लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। व्हाट लाइज बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स? लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन देखिए, लैरिंग्स, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोमक, नेक्स्ट है डायफ्राम एंड नेक्स्ट है मीडियास्टिनम। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, मीडियास्टिनम। राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बीच में जो ऑर्गन या फिर जो पार्ट होता है, ऑर्गन नहीं मतलब जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका? मीडिया स्टिनम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए रेशनल के अंदर और जान लेते हैं। मीडिया स्टिनम कंटेंट्स, मीडिया स्टिनम में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो मीडिया स्टिनम में जो आपके ऑर्गन्स आते हैं, हार्ट है, ग्रेट वेसल्स है, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, ये सारी जो ऑर्गन्स है ये प्रेजेंट होते हैं आपके मीडिया स्टिनम के अंदर। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट जो लंग्स है इन दोनों के बीच में ये सारी जो भी ऑर्गन्स है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट भी होता है आपका, ट्रेकिया भी आता है, इधर से इसोफेगस भी आती है ना, एंड जो ग्रेट वेसल्स है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये मीडिया स्टिनम के अंदर ऑलमोस्ट ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो इन सारी चीजों को या फिर सारे ऑर्गन्स जो पार्ट्स है इनको हम कंबाइंडली मीडिया स्टिनम बोल सकते हैं। तो राइट और लेफ्ट के अंदर जो बीच में प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर वो होती है आपकी मीडिया स्टिनम। विद इन द थोरैक्स एक्सेप्ट द लंग्स एंड प्लूरा, ये सारे थोरैक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना ये सारी चीजें, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है लंग्स एंड प्लूरा, लंग्स एंड प्लूरा को छोड़कर। ठीक है, बाकी ये सारी मीडिया स्टिनम में प्रेजेंट होती है थोरैक्स वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्पेक्टेंट इन द लंग्स? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये जो सर्पेक्टेंट होता है लंग्स के अंदर क्या होता है? एक सर्पेक्टेंट होता है, तो इसका पर्पज क्या है ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इट डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड एड्स कॉम्प्लेंस, नेक्स्ट इट कीप्स एल्विलाई मॉइस्ट, नेक्स्ट नो नॉन पर्पज, नेक्स्ट इट इंक्रीज सरफेस टेंशन एंड एड्स कॉम्प्लेंस। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। पहला ऑप्शन है जिसमें डिक्रीज है, दूसरे में इंक्रीज है। कहानी दोनों में सेम है। जब कहानी दोनों में सेम आ जाती है ना तो फिर आपकी दिक्कत हो जाती है कि सर्फेक्टेंट का काम क्या है, इसमें मैं इंक्रीज करूं या फिर डिक्रीज करूं। तो वहां पे जाके आपकी कहानी क्या हो जाती है? समाप्त। यानी कि आप इस क्वेश्चन को गलत जरूर करके आते हैं। जो पढ़े लिखे हैं मतलब जो ज्यादा पढ़ रहे हैं अच्छे से, मतलब इनको पढ़ पा रहे हैं वो तो सोल्व कर देंगे इसको अच्छे से, लेकिन जो तुक्केबाज होते हैं वो इसको गलत जरूर करके आएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, गलत नहीं करना है। सर्फेक्टेंट जो लंग्स में होता है उसका पर्पज होता है डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड एड्स कॉम्प्लेंस। तो यानी कि ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है एंड कॉम्प्लेंस में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, इंक्रीज मत करना। ऑप्शन डी करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट लाइनिंग the air species produce surfactants which is a phospholipid substance responsible for stabilizing of alveolar surface tension preventing expiratory alveolar collapse। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर दो तीन बातें और आपको सीखने को मिल रही है कि जो सर्फेक्टेंट होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? टाइप सेकंड न्यूमोसाइट, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट से रिलीज होता है आपका सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट के अंदर होता क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स सब्सटेंस होते हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एल्यूलर सरफेस टेंशन को स्टेबलाइज करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ ये प्रिवेंट करते हैं एक्सपायरेटरी जो एल्यूलर कोलैप्स है उससे। तो यहाँ पे आपके 3 सवाल बन जाते हैं कि जो सर्फेक्टेंट है वो किससे रिलीज होते हैं, सर्फेक्टेंट का पर्पज क्या है और इसमें कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड, क्लोरोलिपिड है ना, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको जवाब में क्या करना है? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सवाल आपके क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
what chest shape would you expect a COPD patient to have? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि अगर COPD का पेशेंट आपके पास में आता है, ठीक है, तो उसके पेशेंट की मतलब पेशेंट की जो चेस्ट की शेप होगी वो किस प्रकार की होगी, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया। पहला ऑप्शन है बैरल शेप, नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेटेड, नेक्स्ट है पैक्टस एक्सकैवेटम, नेक्स्ट है काइफोटिक। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाइपर इन्फ्लेटेड। कोई भी बैरल चेस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आपको सही जवाब करना है ऑप्शन बी। बैरल चेस्ट करोगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एज इट इज पूछ ले जाए। चलिए रैशनल में देख लेते हैं और इसको। Hyperinflation occurs as a result of chronic overinflation of the lungs and thorax in COPD. COPD के पेशेंट में लंग्स एंड थोरैक्स के अंदर ओवर इन्फ्लेक्शन की वजह से, ज़्यादा इंस्पायरेशन की वजह से, तो यहाँ पे कंडीशन डेवलप हो रही है क्रॉनिक ओवर इन्फ्लेशन, इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन चेस्ट जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए द साइन ऑफ दिस इंक्लूड मस्कुलर वास्टिंग, शोल्डर एलिवेशन, increased work of breathing and use of accessory muscle to add ventilation. वेंटिलेशन के लिए accessory muscles भी यूज होगी एंड इंक्रीज वर्क मतलब ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा रहेगी, शोल्डर एलिवेशन होगा क्योंकि लंग्स एक्सपांसन हो रहे हैं तो शोल्डर भी थोड़ा सा एलिवेशन देखने को मिलेगा, मस्कुलर वेस्टिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशंस, ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो COPD के पेशेंट में देखने को मिलेंगे और चेस्ट जो होगा वो हाइपर इन्फ्लेटेड होगा। एम्फाइसीमा कंडीशन में होता है आपका ये बैरल चेस्ट, ठीक है, कौन सी कंडीशन में, एम्फाइसीमा में, वो भी COPD का ही वैसे टाइप है लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक आपको COPD पूछा गया है तो आपको हाइपर इन्फ्लेट करना है, ठीक है, बैरल शेप जो है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, What precaution not would you expect in a patient with a pneumothorax? पेशेंट है आपके पास में न्यूमोथोरैक्स का और आप उस पेशेंट में आप प्रिकॉशन कर रहे हैं तो कौन सी फाइंडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है स्टोनी डल, नेक्स्ट है रेजोनेंट, नेक्स्ट डल, नेक्स्ट हाइपर रेजोनेंट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाइपर रेजोनेंट। न्यूमोथोरैक्स के इस पेशेंट में जब आप प्रिकॉशन करेंगे तो उसमें हाइपर रेजोनेंट साउंड जो है वो देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी। देखिए रेशनल के अंदर और देखते हैं, असेसमेंट ऑफ रेजोनेंस कैन ऐड लोकलाइजेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ लंग्स डिजीज। रेजोनेंस जो असेसमेंट है ये लंग्स डिजीज की लोकलाइजेशन को डायग्नोस करने के लिए काम में लेते हैं, मतलब रेजोनेंस साउंड उसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज रेजोनेंस इज हियर्ड व्हेन द चेस्ट वॉल वाइब्रेट्स ओवर द एयर फील्ड स्पेस, यानी इंक्रीज रेजोनेंस कब आएगी, जब वाइब्रेशन होगा, मतलब एयर फील्ड स्पेस में ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, उसकी वजह से जो है रेजोनेंस जो है इंक्रीज होगी। विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूमोथोरैक्स, और वहीं आपका रिजल्ट जो है वो न्यूमोथोरैक्स के अंदर देखने को मिलता है। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, एयर का एक्यूमुलेशन होना, तो एयर एक्यूमुलेट होगी तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा चेस्ट वॉल के अंदर, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो रेजोनेंस साउंड जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि हाइपर रेजोनेंट साउंड जो है वो आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है एज इट इज सवाल। देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड वॉल्यूम ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन टू बी ड्रेन्ड एट एनी वन टाइम। देखिए प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट में अगर हम ड्रेन करेंगे, जो प्लूरल कैविटी है उसमें ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से कंडीशन डेवलप हुई है प्लूरल इफ्यूजन, और उस फ्लूइड को अपने को बाहर निकालना है। तो जब आप ड्रेन आउट कर रहे हैं तो एक समय में सिर्फ एक बार में कितना मैक्सिमम आपको पूछा गया है, मैक्सिमम कितना आप वॉल्यूम एक्सक्रीट आउट करेंगे या फिर बाहर ड्रेन करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन देखिए 2 लीटर, नेक्स्ट है 3 लीटर और 750 ml पर हावर, नेक्स्ट है 1 लीटर, नेक्स्ट है 1.5 लीटर और 500 ml पर हावर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1.5 लीटर जो है वो आप मैक्सिमम प्लूरल फ्लूइड जो है वो बाहर निकाल सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में, और 500 ml पर हावर, यानी 1 घंटे के अंदर 500 ml से ज़्यादा नहीं निकालना है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा।
प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट है, आप प्लूरल फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको आप ड्रेन कर रहे हैं, तो एक समय में कितना ड्रेन कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 1.5 लीटर आपको बताना है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में कितना मैक्सिमम जो है प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट में कितना प्लूरल फ्लूइड ड्रेन कर सकते हैं, तो फिर आपको आंसर में 500 ml पर हावर करना है। तो 500 ml 1 घंटे में हम ड्रेन कर सकते हैं मैक्सिमम, और 1.5 लीटर मैक्सिमम जो है वो अपने को इस पेशेंट से ड्रेन आउट करना है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेशेंट हु हैव ए लार्ज प्लूरल effusion then can develop re-expansion pulmonary edema. Hence, it is important not to allow more than 1.5 liter total or 500 per hour to drain. तो यानी कि आप प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट में ड्रेन आउट कर रहे हैं और पेशेंट में री एक्सपांसन जो पल्मोनरी एडिमा है वो री एक्सपांसन पल्मोनरी एडिमा डेवलप ना हो, इसके लिए अपने को क्या करना है, 1.5 लीटर से ज़्यादा प्लूरल फ्लूइड बाहर ड्रेन आउट नहीं करना है और 500 ml पर हावर से ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी, व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद क्लैंपिंग ए चेस्ट ड्रेन। देखिए चेस्ट ड्रेन को क्लैंपिंग करने का जो है पोटेंशियल रिस्क जो है वो क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है डेवलपिंग ए प्लूरल इफ्यूजन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए डेवलपिंग एन एम्फाइमा, नेक्स्ट है डेवलपिंग एन टेंशन न्यूमोथोरेक्स, नेक्स्ट है डेवलपिंग ए हीमोथोरेक्स। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवलपिंग एन टेंशन न्यूमोथोरेक्स। यानी जब आप चेस्ट ड्रेन क्लैंपिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या रिस्क हो सकता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो सकता है। चलिए रेशनल में देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर of the potential risk of developing a tension pneumothorax associated with clamping of chest drain। चेस्ट ड्रेन के क्लैंपिंग की वजह से न्यूमोथोरेक्स जो है या फिर टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो है ये डेवलप होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टू प्लूरल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल मेम्ब्रेन के आपको नेम जो नाम है वो आपको बताने हैं। अभी अपन ने इसी के बारे में रिसेंटली बात भी की थी, विसरल लेयर से अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है। तो यहाँ पे दो प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम बताना है, तो मैंने आपको एक विसरल बता दिया है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें विसरल वर्ड आ रहा है, पेराइटल एंड विसरल, ये आपकी दो प्लूरल मेम्ब्रेन है। बाकी ये ऑप्शंस आप देख लीजिए, ऐसे ही सेम एज इट इज ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। द टू प्लूरल मेम्ब्रेन आर द पेराइटल मेम्ब्रेन लाइनिंग इन द थोरेसिक कैविटी एंड द विसरल मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ द लंग्स। तो जो आपकी पेराइटल मेम्ब्रेन होती है ना वो थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग होती है, और जो लंग्स की सरफेस की लाइनिंग होती है वो होती है आपकी विसरल मेम्ब्रेन। और ये लंग्स की सरफेस लाइनिंग को लेकर ये सवाल भी पूछा जा चुका है, पहले अपन ने अभी बात कर ही ली है रिसेंटली, तो वहाँ पे आपको विसरल मेम्ब्रेन राइट आंसर करना था। दो आपको प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम पूछे, पेराइटल और विसरल बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए तभी आप इसका जवाब कर पाओगे। काइलोथोरेक्स का मतलब क्या है, फिर काइलोथोरेक्स से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है काइल डाइजेस्टेड फैट इन द प्लूरल स्पेस, नेक्स्ट काइल अल्टर्ड ब्लड इन द प्लूरल स्पेस, काइल बैक्टीरिया इन द प्लूरल स्पेस, काइल प्रोटीन इन द प्लूरल स्पेस। तो यानी ये जो सेम ऑप्शंस है, बस यहाँ पे काइल का मीनिंग जो है वो अलग अलग दे रखा है। काइल का मतलब डाइजेस्टेड फैट दे रखा है एक में अल्टर्ड ब्लड, एक में बैक्टीरिया, एक में प्रोटीन। तो देखिए बैक्टीरिया प्रोटीन ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, अल्टर्ड ब्लड इससे भी कोई लेना देना नहीं है। काइल जो है वो फूड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, काइल यानी डाइजेस्टेड फैट इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में अगर काइल प्रेजेंट हो तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी काइलोथोरेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे वही है, काइलोथोरेक्स अकर्स व्हेन काइल यानी डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम एंटर्स द प्लूरल स्पेस। लिम्फेटिक सिस्टम से प्लूरल स्पेस में अगर एंटर हो जाती है डाइजेस्टेड फैट काइल, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है काइलोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। व्हाट शुड, थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शंस एक साथ दिख जाए, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट शुड यू डू इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन ऑफ द चेस्ट ड्रेन। बताइए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे अगर कोई पर्सन है जिसको चेस्ट ड्रेन लगा हुआ है और एक्सीडेंटली वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है रिकनेक्ट द सिस्टम इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ,
नेक्स्ट है आस्क द पेशेंट टू टेक ए डीप ब्रीथ, रिकनेक्ट द सिस्टम एंड इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जितने स्टार मार्क आप लगाना चाहो उतने लगा लेना। ये हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज आपको नॉर्थ साइड मेन में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन ऑन द बेड, रिकनेक्ट द सिस्टम एंड इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ। नेक्स्ट क्लैम्प द चेस्ट ड्रेन इमीडिएटली, रिकनेक्ट द स्टेराइल सिस्टम एंड इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ। देखिए अगर किसी पेशेंट को चेस्ट ड्रेन लगा हुआ है और वो एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट हो चुका है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका सबसे पहला काम है कि जो चेस्ट ड्रेन जो डिस्कनेक्ट हुआ है उसको आपको क्या करना है, क्लैम्प करना है। सबसे पहले उसको बंद करना है, क्लैम्प करना है। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, क्लैम्प कर देना चेस्ट ड्रेन को। उसके बाद में क्या करना है, स्टीराइल सिस्टम जो है वो आपको रिकनेक्ट करना है एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है मेडिकल स्टाफ को। तो सबसे पहला काम है आपका क्लैम्प द चेस्ट ड्रेन ट्यूब, या फिर जो चेस्ट ट्यूब लगी हुई है उसको सबसे पहले आप क्लैम्प कीजिए, उसके बाद स्टेराइल सिस्टम को रिकनेक्ट कीजिए, उसके बाद आप एमओ को या फिर मेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्म कीजिए। तो ये आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे काम रहेगा। चलिए रेशनल के अंदर वहीं दे रखा है, चेस्ट ड्रेन अगर एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट होती है तो एयर जो है वो एंटर हो सकती है प्लूरल स्पेस के अंदर। तो प्लूरल स्पेस में एयर एंटर ना हो, इससे बचाने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्लैम्प करना है, बंद कर देना है। हेंस द यहाँ पे चेस्ट ड्रेन शुड बी क्लैम्प्ड इमीडिएटली एंड स्टेराइल सिस्टम रिकनेक्ट करना है, मेडिकल स्टाफ को जो इन्फॉर्म करना है। तो एयर जो है वो प्लूरल स्पेस में ना जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्लैम्प करना है। देन आगे देखिए, ए चेस्ट एक्सरे में बी परफॉर्म्ड टू एस्टेब्लिश ए एक्सटेंट ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। चेस्ट एक्सरे हम परफॉर्म करवा सकते हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि प्लूरल स्पेस में कितनी क्या एयर जो है वो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई वुड क्रिकॉइड प्रेशर बी अप्लाइड ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन प्रोसीजर। बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब इंट्यूबेशन प्रोसीजर किया जाता है तो उस दौरान क्रिकॉइड प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार आप इसमें भी लगा सकते हो। क्रिकॉइड प्रोसीजर के दौरान जब इंट्यूबेशन प्रोसीजर के दौरान मतलब क्रिकॉइड प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं। पहला ऑप्शन है टू हेल्प प्रिवेंट द पेशेंट मूविंग एडवेंटिशियली। नेक्स्ट है टू हेल्प विजुलाइज द एडेनोइड्स। नेक्स्ट टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। नेक्स्ट टू हेल्प द पेशेंट एयरवे, टू हेल्प ओपन द पेशेंट एयरवे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनको एस्पायरेट ना करे, इससे प्रिवेंट करने के लिए इंट्यूबेशन प्रोसीजर के दौरान क्रिकॉइड प्रेशर अप्लाई किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस मेन जो आपके नॉर्थ साइड मेन एग्जाम आ रही है उसमें आपको पूछ लिया जाए, या फिर नेक्स्ट नॉर्थ साइड में आपको एज इट इज ये सवाल मिल जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इस प्रकार रेशनल देख लीजिए, रेशनल वही है कि जो क्रिकॉइड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो एस्पायरेट ना करे पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वाई माइट ए बॉगी और इंट्रोड्यूसर बी यूज्ड। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है कि जो बॉगी है या फिर जो इंट्रोड्यूसर है वो क्यों यूज करते हैं पेशेंट्स के अंदर। पहला देखिए, इफ ए पर्सन परफॉर्मिंग इंट्यूबेशन हैज डिफिकल्ट विजुअलाइजेशन द पेशेंट वोकल कॉर्ड, कि जो पेशेंट की वोकल कॉर्ड है वो देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो इंट्यूबेशन परफॉर्म करने के दौरान हम बॉगी जो है वो यूज़ करेंगे या फिर इंट्रोड्यूसर जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, इफ ए पर्सन परफॉर्मिंग इंट्यूबेशन हैज़ डिफिकल्टी एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थेटिक ड्रग, जब आप एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टी हो रही है इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इफ द पर्सन परफॉर्मिंग इंट्यूबेशन हैज़ कंसर्न अबाउट द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो पेशेंट का एलओसी है यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको कंसर्न के मतलब वो ज़्यादा एलओसी है वो लेवल गिरे ना, इसके लिए अपन यूज़ करेंगे उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, इफ द पर्सन परफॉर्मिंग इंट्यूबेशन इज अनेबल टू यूज ए लैरिंगोस्कोप, जब आप पेशेंट का इंट्यूबेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लैरिंगोस्कोप जो है वो आप यूज़ करने में अनेबल है, तो इसलिए आप बॉगी या फिर इंट्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सी जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इफ ए पर्सन परफॉर्मिंग इंट्यूबेशन हैज़ डिफिकल्टी विजुअलाइजिंग द पेशेंट वोकल कॉर्ड, कि पेशेंट की जो वोकल कॉर्ड है वो विजुअलाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है और इंट्यूबेशन आपको करना है परफॉर्म, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसर या फिर बॉगी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जितने स्टार मार्क आप लगाना चाहो लगा लेना। ठीक है, रेशनल में वही है कि जो बॉगी
इंट्रोड्यूसर है उसकी ज़रूरत पड़ती है कि जो वोकल कॉर्ड है उसको अच्छे से विजिबल कर सकें, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो रही है इसलिए तो अपन यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छे से विजिबल हो सके इसके लिए अपन ये यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी इंट्यूबेशन। इमरजेंसी इंट्यूबेशन का यहाँ पे इंडिकेशन पूछा गया है कि क्या इंडिकेशन है इमरजेंसी इंट्यूबेशन करने का। पहला है रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड कूल पेरिफेरीज, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड ओलिगुरिया, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड सीवियर इलनेस ऑफ एनिकोज, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड लो इंट्राक्रैनियल प्रेशर। देखिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, और रेस्पिरेटरी फेल्योर हो रहा है तो यहाँ पे किडनी फेल्योर का भी कोई लेना देना नहीं है, ओलिगुरिया हो रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दो ऑप्शंस तो आपके यहाँ से डायरेक्टली डिलीट हो गए। अब आपके पास में दो ऑप्शंस बचे हैं, तो पहला है रेस्पिरेटरी फेल्योर हो रहा है और दूसरा आपको कार्डियक सिस्टम की कंडीशन बता रहा है कि कूल पेरिफेरीज, जो पेरिफेरीज है वो कूल है, तो यहाँ पे अपने को ये भी नहीं देखना है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से सवाल पूछा गया है, तो इंट्यूबेशन अपने को इमरजेंसी में करना है तो उसका इंडिकेशन बताना है। इंडिकेशन होगा आपका रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड सीवियर इलनेस, और सीवियर इलनेस हुई है एनी कोज, कोज का आपको पता नहीं है लेकिन किसी भी कारणवश हुई हो लेकिन सीवियर इलनेस हुई है, ऐसे पेशेंट में इमरजेंसी इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इमरजेंसी इंट्यूबेशन may be needed for a patient who has respiratory failure and any additional severe illness sufficient to compromise the patient। पेशेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है, पेशेंट की जो सीवियर इलनेस हुई है उसको, तो एडिशनल अगर सीवियर इलनेस हुई है और रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है तो अपने को इमरजेंसी इंट्यूबेशन करने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड लास्ट में और भी लाइनें बची है, एबिलिटी टू मेंटेन स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर एबिलिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की नहीं है, कौन सी कंडीशन को, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को मेंटेन करने की, तो उस कंडीशन में अपने को इमरजेंसी इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज इट इज़ आपको नॉर्थ प्री में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल सिंपल सा, व्हाट फ्लो रेट शुड ऑक्सीजन बी सेट एट व्हेन यूजिंग रिससिटेशन बैग। जब रिससिटेशन बैग यूज़ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट होता है वो कितना हम सेट करते हैं। एज इट इज़ ये सवाल पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो रिससिटेशन बैग में जब ऑक्सीजन फ्लो सेट करते हैं तो कितना करेंगे, 9 लीटर पर मिनट, 8 लीटर पर मिनट, 12 लीटर पर मिनट एंड 15 लीटर पर मिनट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 लीटर पर मिनट। तो जिन्होंने 15 लीटर पर मिनट किया था वो शायद मेन की एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, जिसकी वजह से जो 1-2 नंबर से रहे हैं उनके ऐसे क्वेश्चन ही गलत हुए हैं। तो कोई बात नहीं, फिर से तैयारी कीजिए। अभी डीएसएसबी और ईएसआईसी की एग्ज़ाम्स जो है वो जल्दी होने वाली है। ईएसआईसी का तो आपको पता ही है 7 जुलाई को होने वाला है, और डीएसएसबी जल्द ही जो है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर देगा। चलिए रिससिटेशन बैग जो है उससे हम 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद इंट्यूबेशन। किसी पर्सन में इंट्यूबेशन किया जा रहा है तो उसका पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस या फिर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन, नेक्स्ट राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नेक्स्ट एस्पिरेशन, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। आईसीपी है वो भी बढ़ेगा एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन जो है वो भी डेवलप होगी इंट्यूबेशन की वजह से, एंड एस्पिरेशन होने के भी रिस्क रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है इंट्यूबेशन की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। A side effect of the use of anesthetic agent required for intubation is hypotension। मतलब जब आप इंट्यूबेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए आप एनेस्थेटिक जो है एजेंट यूज करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है आपका हाइपोटेंशन, तो ये इंट्यूबेशन के अंदर देखने को मिलेगा। वंस द पेशेंट हैज बीन एनेस्थेसाइज्ड, यानी जब पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया जाएगा या फिर एनेस्थेशिया दे दिया जाएगा, देयर इज ए रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स में बी एस्पिरेट इनटू द लंग्स। जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है पेशेंट को सुन हो चुकी है, मतलब एनेस्थेशिया दिया जा चुका है, पेशेंट को पता नहीं है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो लंग्स में जा रहे हैं या फिर स्टमक में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से एनेस्थेसाइज्ड करने के बाद पेशेंट के अंदर एस्पायरेट होने के रिस्क भी रहेंगे, तो ये भी क्या है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट लैरिंगोस्कोपी, द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द लैरिंगोस्कोप ब्लेड इनटू द लैरिंग्स। लैरिंगोस्कोपी हम यूज करते हैं कि जो लैरिंग्स है उसके अंदर लैरिंगोस्कोप ब्लेड को इंट्रोड्यूस करवा सकें इजीली। इन द इनएडिक्वेटली
एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट में स्टिमुलेट द एड्रिनर्जिक रेस्पॉन्स। जब आप लेरिंगोस्कोपी इस पेशेंट में यूज़ करेंगे, पेशेंट को एनेस्थेसिया लगा हुआ है, पेशेंट को हाइपोटेंशन डेवलप होगा, साथ साथ एस्पायरेशन भी होगा, और लेरिंगोस्कोप जब आप यूज़ करें इस पेशेंट में तो क्या होगा, एड्रिनर्जिक रेस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा, यानी एड्रेनलिन सिक्रेशंस जो है वो भी बढ़ जाएंगे। तो एड्रेनलिन सिक्रेशंस बढ़ेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस कैन कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी बढ़ा देगा। तो यानी कि एनेस्थेटिक जब आप यूज करें तो हाइपोटेंशन तो होगा ही, लेकिन जब इसका इफेक्ट होगा एनेस्थेटिक एजेंट का तो ये क्या करेगा, एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा और एड्रेनलिन सिक्रेशंस को बढ़ाएगा। एड्रेनलिन सिक्रेशंस बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आईसीपी भी बढ़ेगा। तो ये तीनों कंडीशंस यानी तीनों के तीनों जो सिम्टम्स है, ये तीनों के तीनों कॉम्प्लिकेशंस है, ये देखने को आपको मिलेंगे जब आप इंट्यूबेशन करेंगे। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन दूसरा सिस्टम लेंगे, हो सकता है आपको जो है जीआई सिस्टम मिल जाए या फिर रिनल सिस्टम मिल जाए, जो भी है वो देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। व्हाट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर इंट्यूबेशन टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। इंट्यूबेशन परफॉर्म करने के बाद ईटी ट्यूब की पोजीशन को कंफर्म करने के लिए कौन सा प्रोसीजर हम यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है गैस्ट्रिक पीएच मेजरमेंट, बिल्कुल यहाँ पे ये तो करेंगे ही नहीं। जब एनजी ट्यूब लगा रहे हैं तो गैस्ट्रिक पीएच मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लगा रहे हैं ईटी ट्यूब यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रेट मेजरमेंट, रेस्पिरेटरी रेट चेक करके पता लगाएंगे, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस से भी हम पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये भी आपका गलत जवाब है। यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे, बिल्कुल सही जवाब। कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ईटी ट्यूब हो चाहे एनजी ट्यूब हो, दोनों को अगर कंफर्म टेस्ट करना है ना कि वो सही जगह वो प्लेस हुई है या नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। A chest X-ray is performed following intubation to confirm the position of the endotracheal tube. AT ट्यूब की कंफर्म पोजीशन के लिए जो है हम चेस्ट एक्सरे जो है वो हम पेशेंट का करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट सेशन हम जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। थोड़ा सा भी क्या है कि बिजी होने की वजह से सेशंस प्रॉपरली टाइम से आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा 2-3 सिस्टम में आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवा दूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।